नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार कटियार और आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग की, जिसमें खासकर उन मुद्दों पर चर्चा होगी जैसे अभी मार्केट में चर्चा में है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर की, क्योंकि जो अभी प्रपोज किया गया फिटमेंट फैक्टर वो है लगभग 3.83%। माफ कीजिएगा, वो है 3.83। लेकिन मार्केट में ऐसी चर्चा है कि सरकार 2.0 या फिर 2.1 इससे ज्यादा का फिटमेंट फैक्टर नहीं दे सकती है। इसके अलावा और भी सारी चीजें हैं, जैसे कि ओपीएस बहाली, ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली या फैमिली यूनिट का 3 से 5 करना। अब सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में सरकार इन सब बातों पर अपनी क्या राय रखती है या कर्मचारियों को इनमें से कितनी सुविधाएं देती है। इन्हीं सब तमाम सारे सवालों को समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल, जो ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मंजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, थैंक यू अंकित जी। मंजीत जी, मैं इस वीडियो की शुरुआत सबसे पहले एक सवाल से करता हूं कि आपने अभी आज एक ट्वीट किया है जिसमें आपने ये बताया कि फिटमेंट फैक्टर 2.1 या 2 पॉइंट के आसपास मिल सकता है। ये अगर हम इसको देखेंगे, 7वां वेतन आयोग जो था उसमें लगभग 2.57 का फिटमेंट फैक्टर मिला था। लेकिन अभी जो 8वें वेतन आयोग में जो प्रपोज किया गया है वो 3.83 है। लेकिन इसमें आपने बताया कि अगर 7वें वेतन आयोग से कम फिटमेंट फैक्टर मिलता है तब भी सैलरी में डबल इजाफा होगा। कैसे ऐसा पॉसिबल है? नहीं अंकित जी, मैंने ये नहीं कहा है कि 2.1 मिल सकता है, ऐसा मैंने कहीं नहीं जी। कहा है। देखिए, मैंने केवल 2-3 संभावनाएँ दी हैं। मुझसे सैकड़ों लोग रोज़ पूछते हैं कि फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है? तो हम बोलते हैं कि कितना हो सकता है ये तो सरकार बताएगी। हमने डिमांड क्या की है ये आप पूछो तो मैं बताऊँ। अब वो देखिए, हमने तो जब 30 अप्रैल को हमारी बैठक हुई थी पे कमीशन के साथ, तब हमने सीधे-सीधे 3.83 पर अपनी कंसेंट दी थी कि वी आर एग्री विद 3.83 फिटमेंट फैक्टर फॉर 8 सीपीसी। और हमारा कोई इसमें और ना कम ना ज़्यादा का कोई डिमांड ही नहीं है। फैमिली यूनिट को 5 कंसीडर किया जाए, ये हमारी डिमांड थी उसमें। और लोग पूछते हैं, हमारी भी वाल पर लोग लिखते हैं, मिनिस्ट्री से भी फ़ोन आते हैं, बोले इतना नहीं हो पाएगा, 1.86 के आसपास जा रहा है, 1.9 से ऊपर नहीं जाएगा। कोई लिखता है 2 पॉइंट तो पहुँचेगा ही नहीं। और कोई ये भी लिखता है कि 4 पॉइंट मांगो समथिंग। बीपीएमएस ने मांगा भी है 4.25 की डिमांड भी की है। तो डिमांड करने वाले अपने डिमांड कर रहे हैं। मैंने ये ज़रूर बोला है कि इस बार का जो भी फिटमेंट फैक्टर होगा 8वें पे कमीशन में, वो 7वें पे कमीशन के फिटमेंट फैक्टर से बढ़िया इम्पैक्ट देगा। मैं ये बात ज़रूर बोलता हूँ। अच्छा। और मैंने जो सबसे कम, जैसे मुझे लोगों ने बोला कि 1.86 होगा या 1.9 होगा। मैं अभी एक दिन ऑफिस गया था तो मेरे मतलब जो है ऑफिस के कर्मचारी, कुछ अधिकारियों ने कहा कि इससे ऊपर तो जाएगा ही नहीं। उन्होंने बोला 1.8 या 1.9 से तो ऊपर जाएगा नहीं। तो फिर मैंने उनको वहाँ पर समझाया कि देखिए 2.1 तो बिना प्रॉफिट बिना लॉस के हमें हमारी वहाँ पर बैठती है जाकर के सैलरी। तो वो मैंने बोला, तो बोले उसमें कितना लाभ मिलेगा? तो मैंने कहा कि पिछली बार 2.57 मिला था। तो हमने कहा देखिए 2.1 जो हम बता रहे हैं, जो मिनिमम बता रहे हैं, 2.1 उस 2.57 की अपेक्षा बेहतर होगा। जी। तो ये हमने आज, हमसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कैसे? तो हमने उसको ट्वीट में हमने उसको लिखा था कि 2.1 कैसे पिछले 2.57 से बेहतर है। तो हमने उसमें ये बताया, लेकिन वो उसमें तमाम लोगों ने उस पर न्यूज़ कर दी, इसका तो हमें अंदाज़ा नहीं था। बाद में दैनिक जागरण की भी न्यूज़ उस पर आई। तो उसमें मैंने ये बताया है कि देखिए जब 2.57 दिया गया था जिस समय, आज से 10 साल पहले, तो उस समय 125% डियरनेस अलाउंस ऑलरेडी था। यानी कि जो 7,000 रुपए की जो सैलरी थी, क्योंकि मिनिमम 7,000 सैलरी थी, तो वो बन करके 18,000 पहुंची थी। 7,000 की मिनिमम सैलरी थी, उस पर 125% डियरनेस अलाउंस था, ऑलरेडी था। तो वो लगभग 8,500 के आसपास बैठता है जा करके। तो जब उसको आप जोड़ोगे तो 15,000 15,500 के पास मतलब ऑलरेडी ले रहा था। फिर मिली कितनी पे कमीशन में उसको? 18,000 की सैलरी, यानी कि 15,800 के आसपास तो उसको मिल ही रहा था। 2,250 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी अंकित जी, 2,250 रुपए 7वें वेतनमान में। तो जो सबसे, जो जिसको हम लेवल 1 कहते हैं, उसको केवल 2,250 रुपए का
वेतन में लाभ मिला था। 2250 रुपए 7000 का कितना था आप देख लीजिए। 7000 का जो वो 2250 जो मिनिमम था वो लगभग 32% के आसपास बैठता है जाकर के। तो हमने ये कहा कि अगर 2.1 होता है सबसे कम, मतलब जहां तो हम उम्मीद ही नहीं कर रहे हैं, मतलब जहां गुंजाइश बन सकती है, लेकिन हाँ, हम ऐसा चाह नहीं, हम उम्मीद ही नहीं कर रहे कि अगर इससे कम का कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो हमारी जेब से पैसा जाएगा। तो हमने कहा कि अगर 2.1 आता है तो 2.1 में उस 18,000 वाले की जो सैलरी है वो पहुंच जाएगी करीब करीब 38,000 के आसपास, 38,000 के आसपास, क्योंकि आप उसमें 58% डियरनेस अलाउंस को मर्ज करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि 58 कहाँ है, डीए तो 60% है। तो उनको मैं बता दूं, अरे भाई पे कमीशन का जो भी फिटमेंट फैक्टर लगता है वो जो दिसंबर 2025 की जो सैलरी होगी उस समय आपका बेसिक क्या था, उस समय डियरनेस अलाउंस क्या था, उस पर लगता है। अभी उसके बाद सपोज दैट पे कमीशन 1-2 साल डिले हो जाए तो डीए थोड़ी रुकेगा, डीए तो बढ़ता ही रहेगा। मान लीजिए तब तक डीए 10% हो गया तो 58% मर्ज कर देंगे, जितनी भी बेसिक बनी फिटमेंट के हिसाब से, मान लो 1 लाख रुपए बेसिक सैलरी बन गई तो 1 लाख रुपए वो प्लस नया डीए 8% या 10% जो भी होगा, तो इस तरीके से बनता है। अब वो लोग लिख रहे हैं डियरनेस अलाउंस तो 60% है, अब उन्हें पता ही नहीं है बेचारों को कि पे कमीशन किस वाली सैलरी पे काम करेगा। तो मैंने वहां पर ये दिखाया है कि 2.1 से जब हम 18,000 से 38,000 पे भी जाएंगे तो भी हमें जो ग्रॉस मिलेगा वो करीब करीब 9,000 के आसपास मिलेगा, जो 2250 रुपए मिल रहा था। तो जो 9,000 रुपए मिलेगा वो 18,000 का करीब करीब 53% बैठता है। तो हमने वो प्रूफ किया है कि अगर सबसे कम, मतलब जैसे कहते हैं कि सरकार से जब कोई उम्मीद ही ना हो किसी को, और बोलते हैं मेरी बात पर लोग लिखते हैं अरे ये सरकार तो कुछ नहीं देगी, सैकड़ों लोग लिखते हैं ऐसे, तो वो ऐसे लिखने वाले भी हैं। तो मैं कहता हूं कि अच्छा जब कुछ भी नहीं देगी तो भी हम 53% लेकर के आएंगे। हम ये उनको संतुष्ट करने के लिए कहते हैं कि भाई तुम इतना निगेटिव मत हो, हम डिमांड तो कर रहे हैं 3.83 की, लेकिन अगर कुछ भी नहीं देगी जैसे कि लोग कह रहे हैं तो भी हम 53% तो लेके आएंगे ना, है ना, वह ये हमारी पॉजिटिविटी है। अच्छा, हिंदुस्तान ऐसा है कि मतलब हमारे देश की ये बड़ी समस्या है, लोग स्टडी नहीं करते, नॉलेज नहीं है लोगों को ज़्यादा, और बस वो सेंसिटाइज हो जाते हैं कि मतलब ये तो डिमांड ही कम है। हमने उस ट्वीट में कहीं भी डिमांड शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, वो डिमांड नहीं है, दैट इज ओनली कंपैरिजन बिटवीन द 8 CPC मिनिमम एक्सपेक्टेड फिटमेंट फैक्टर एंड द 7 CPC विच वाज प्रोवाइडेड बाय 2.57। बेसिकली इसको देखता हूँ ना तो मतलब जब मैं ऐसी चीजें देखता हूँ, कैलकुलेशंस देखता हूँ, या जब कोई एक्सपर्ट हमको बताता है तो उसमें एक चीज मुझे समझ में आती है कि जैसे 3.83 फिटमेंट फैक्टर दिया गया, सबको अच्छा लगा, बट अगर उसमें अब कोई एक्सपर्ट अपना व्यू दे दे कि यार इतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीजें काम करती हैं, हो सकता है सरकार इसे थोड़ा सा दे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि मुंह मांगी बहुत मिलती नहीं है, अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत भी उसमें कम हुआ तो चेंजेस हो सकते हैं। अब उसके बाद ये होता है कि जो ऑडियंस होती है, जो कर्मचारी वर्ग है या और भी तमाम सारे वर्ग हैं, वो सीधा आप गालियां लिखना शुरू करते हैं या बहुत उल्टे सीधे कमेंट करना शुरू करते हैं। मैंने कई बार कई एक्सपर्ट्स के साथ देखा है जी। इवन आपने भी आज जो किया है वो आपने कैलकुलेशन ही समझाया, हमें भी बहुत गालियां पड़ती हैं हाँ। जी तो कई बार मैं मतलब बेसिकली इसमें कहना ये चाह रहा हूँ कि जनता को सच्चाई और हकीकत जो पूरी है ना वो समझ नहीं आती है। मार्कंडे काटजू साहब कहते हैं हिंदुस्तान में 98% मूर्ख बसते हैं। उन्होंने ऐसा एक बार स्टेटमेंट दिया था, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, तो मैं कह रहा हूँ उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा था या हो सकता है बड़ी मुश्किल से उन्होंने 2% बचाए, हो सकता है उनको लगता हो इससे ज्यादा है, लेकिन क्या करें उसमें ब्यूरोक्रेसी है, उसमें जस्टिस भी है, उसमें बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, तो उन्होंने 98% बोला था। तो ये हमारे देश की ये बहुत बड़ी समस्या है, लोग समझते नहीं है, समझना भी नहीं चाहते हैं कि क्या कहा जा रहा है, ऊपर पढ़ते भी ठीक से नहीं है कि लिखा क्या है, वो उनको उतना ही दिखता है जो वो सोचना चाहते हैं। अच्छा, कुछ लोग मतलब जो है प्रोपेगेंडा ही नैरेटिव चलाना चाहते हैं, वो उनका अपना मकसद है, तो ऐसा अच्छा, भी होता जैसे है। फिटमेंट फैक्टर की बात निकलती है तो बार बार ये होता है कि फिटमेंट फैक्टर लागू कब से हुआ, कब से, मतलब हिस्ट्री क्या है बेसिकली, और जब फिटमेंट फैक्टर नहीं था इससे पहले सैलरी कैसे बढ़ती थी, इसके बारे में क्या आप? देखिए, जितने पे कमीशन अभी तक आए हैं, 7 पे कमीशन अभी तक आए हैं और ये 8वां रनिंग है।
तो पिछले पे कमीशन में पहली बार पे मैट्रिक्स बनाई गई थी। पे मैट्रिक्स बनाने के पीछे जो मोटो था वो ये था कि पहले क्या था, जैसे सपोज दैट आपकी 18,000 रुपये बेसिक सैलरी है तो उस पर 3% का इंक्रीमेंट लगता था। तो 3% निकालते थे, फिर वो दशमलव के कुछ अंक तक जाता था। फिर उसमें ये विवाद होता था कि 0.5 है तो आगे वाला रुपया जाएगा या पहले वाला लिया जाएगा। मतलब इस तरह के तमाम उसमें पेचीदगियाँ थी। हर बेसिक सैलरी पर इंक्रीमेंट अलग से लगाना पड़ता था। तो फिटमेंट फैक्टर पे मैट्रिक्स के आने से सारी चीज़ें फिक्स हो गई। अब आपको कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, आप अपने लेवल में सीधे अपग्रेड हो जाओगे। अगर आपको एमएससीपी मिलती है तो अगले लेवल में उससे ऊपर वाली सैलरी में अपग्रेड हो जाओगे। तो वहाँ लिखा हुआ है पहले से ही, लेवल 18 के 18 तक पूरी चीज़ें मेंशन है। तो इससे ये बेनिफिट हुआ। और फिर भाई रही बात फिटमेंट फैक्टर की, तो फिटमेंट फैक्टर सबसे पहले तो देखिए, जितना हम लोग जानते हैं, छठे पे कमीशन में पहली बार फिटमेंट फैक्टर शब्द का इस्तेमाल किया गया। छठे में, पांचवें में? नहीं, पांचवें में ऐसा कुछ फिटमेंट फैक्टर जैसा, पांचवें का जो जितना मैंने पढ़ा है समझा है, तो पांचवें पे कमीशन में जो बेसिक चेंज हुए थे उनके पीछे बहुत सारे कैलकुलेशंस थी, बहुत सारे फैक्टर्स थे। छठे पे कमीशन में ही आप देख लीजिए, डायरेक्ट फिटमेंट फैक्टर नहीं है, क्योंकि जो 5500 जो ग्रॉस पे था, मतलब 5500 से मेरे ख्याल से 9000 लेवल हुआ करता था, और उससे पहले 4500 से 7000 हुआ करता था। तो जब आप 5500 को 5500 को आप जब गुणा करेंगे फिटमेंट फैक्टर 1.86 से, फिर उसमें 4600 जोड़ेंगे, तब भी जाकर के वो 18140 या 17140 नहीं पहुंचता है। उसमें फिर कुछ और पैसा एडिशन करना पड़ता है। तो उसमें भी जब 17140 यानी छठे पे कमीशन में जब बना था लेवल 7 का, तब भी डायरेक्ट फिटमेंट फैक्टर काम नहीं कर रहा था, उसके पीछे कुछ और चीज़ों को एडजस्टमेंट किया गया था। तो अगर सही तरीके से देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि छठे पे कमीशन से फिटमेंट फैक्टर एक्चुअल में अपने एक्चुअल रूप में आ रहा था, लेकिन सातवें पे कमीशन में प्रॉपर फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल हुआ है। वहां पर सीधा सीधा मल्टीप्लाई किया और नियर बाई जो नंबर था अप्रोक्सीमेट, उस वैल्यू को उसमें पे मैट्रिक्स में उसको स्वीकार किया गया इस तरीके से। और जब मान लीजिए ये जब फिटमेंट फैक्टर नहीं था, जब वो इंट्रोड्यूस ही नहीं किया गया था, तो इससे पहले सैलरी कैसे बढ़ती थी? अलग अलग तरीके थे, उस बड़ी मतलब जो है कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस हैं उसमें, तमाम चीज़ों को ध्यान में रखा गया, महंगाई को देखा गया, मिनिमम ज़रूरतों को देखा गया, है ना, और कितनी कैलोरी कंजम्पशंस के लिए कितनी उनकी वैल्यू उनकी निकल करके आती है उसको भी देखा गया। तो उस समय जो भारत की जो दशाएं थी, जैसे कहते हैं ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI वाली जो दशाएं थी, उनको ध्यान में रख करके तय किया गया था। तो उसके बाद जब छठे पे कमीशन में आया तो उसी के अनुपात में उन्होंने सीधे एक फिटमेंट फैक्टर दे दिया कि फिटमेंट फैक्टर जो है 1.86 या इतना होगा, उसके हिसाब से एडजस्टमेंट किया। सातवें में आते आते 2.57 एकदम फिट, मतलब जो है एकदम प्रॉपर दे दिया गया, मैट्रिक्स ही बना दी गई, उसमें सारी चीज़ें एकदम फिक्स कर दी। अभी आठवें में इसीलिए फिटमेंट फैक्टर पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जब सातवें पे कमीशन में जब पे मैट्रिक्स बना दी गई तो ये इस बात की संभावना व्यक्त की गई, और पिछली जो कमीशन था उसने इस बात की तस्दीक भी की कि अब पे मैट्रिक्स को फिटमेंट फैक्टर से ही रिप्लेस कर देंगे, हमें बाकी ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मतलब लोग सोचते हैं कि फिटमेंट फैक्टर क्या आएगा, लेकिन पे कमीशन को ऐसा कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया है कि वो फिटमेंट फैक्टर ही ईजाद करे। हो सकता है वो किसी और तरीके से नया सैलरी स्ट्रक्चर तैयार, जी बिल्कुल 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 ऐसा भी कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि उसमें फिटमेंट फैक्टर दें, हो सकता है वो फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल ही ना करें और नए तरीके से एकदम सैलरी आप डिजाइन कर दें। बिल्कुल 18 लेवल थे, हो सकता है लेवल भी बदल दें। हम लोगों ने जो डिमांड की है कि 18 लेवल को कम किया जाए, एक दो बीच के जो लेवल हैं, लेवल 1 और लेवल 2 को आपस में मर्ज किया जाए, 4 और 5 को आपस में मर्ज किया जाए, तो ये हमारी डिमांड है। हो सकता है पे कमीशन को ये ठीक लगे कि बजाय लेवल कम करने के लेवल बढ़ा दिया जाए ताकि जल्दी जल्दी प्रमोशन खोले जाए, ऐसा भी किया जा सकता है। तो ये ऐसा सोचना ये एक मतलब जो है स्टीरियोटाइप की मैं कहूँगा कि वो मेंटालिटी हो जाएगी मतलब फिक्स्ड माइंडसेट कि ऐसे इसी पे चलेगा। पे कमीशन में बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके पास कौन कौन से आइडियाज आ रहे हैं, मैंने आइडिया क्या दिया है, बाकी लोग आइडिया क्या दे रहे हैं, उनके अपने आइडिया क्या है, उनके पास बड़ी टीम है, 30-40 लोगों की टीम है ना, डायरेक्टर्स हैं, डिप्टी सेक्रेटरीज हैं,
तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत मतलब इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज काम कर रही, हो सकता है कुछ नया ही तरीका निकल करके आ जाए, तो किसी बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। मंजीत जी, इस बीच ना एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है ओल्ड पेंशन स्कीम का जी। और इसे लेकर चर्चा बहुत ज्यादा है और बहुत सारे कर्मचारियों की डिमांड है कि ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली हो जानी चाहिए। लेकिन इस बीच में एक चीज और देखता हूँ कि जो बुजुर्ग नेता है या जो कर्मचारी है वही मुझे ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो यूथ है वो मुझे इसमें कहीं से कहीं तक इन्वॉल्व नहीं दिख रहा है, वो बस सोशल मीडिया का शेयर बना पड़ा है। इसके अलावा मुझे वो कहीं नहीं दिखता है कि उसने कभी कोई ऐसे डिमांड रखी हो, उसने भी कभी ऐसा प्रोटेस्ट का लिए बोला हो या कभी सरकार के सामने समक्ष जाने की बात करी हो। तो इस पर इसे लेकर आपकी क्या राय है? और दूसरा इसी में कि आपने भी आने वाले दिनों में एक सम्मेलन बुलाया हुआ है जी, तो उसमें क्या हो सकता है? देखिए अंकित जी, ऐसा है कि देश भर में लाखों लोग पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके नेता नए भी हैं और पुराने भी हैं। मैटर ये करता है कि जब जब हम लोगों ने आवाज़ उठाई तो भारत सरकार ने कुछ न कुछ बदलाव किए, मतलब उस पर संज्ञान लिया। हम लोगों ने लड़ना शुरू किया तो सबसे पहले 1 अप्रैल 2019 से भारत सरकार ने सबसे पहले अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाया, 10 से बढ़ा के 14 किया। फिर 2020-21 में कोविड पैंडेमिक शुरू हो गया, उसमें बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई। तो उस समय सरकार ने डेथ और डिसेबिलिटी के केस में ओल्ड पेंशन स्कीम का एक विकल्प चालू कर दिया। फिर भी जब लोग नहीं माने, लड़ना शुरू किया, तो फिर सरकार ने एक 6 अप्रैल 2023 को एक एनपीएस रिव्यू कमेटी का गठन किया। उस समय कैबिनेट सेक्रेटरी उस समय फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन साहब थे, अब वो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। उनके नेतृत्व में एनपीएस रिव्यू कमेटी बनाई और एनपीएस रिव्यू कमेटी बनाने के बाद 1 अप्रैल 2025 से नया एक वर्जन आया एनपीएस के अंडर में ही, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अभी भी लड़ाई चल रही। प्रॉब्लम अंकित जी क्या है कि देखिए, भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के मुद्दों पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज लीडर से ही बात करती है। वो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लीडर से तो बात नहीं करेगी, क्योंकि स्टेट का मुद्दा ही नहीं है। जैसे अगर हिमाचल प्रदेश ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कर सकता है तो यूपी भी कर सकता है, राजस्थान भी कर सकता है, झारखंड अगर कर सकता है तो छत्तीसगढ़ कर सकता है, छत्तीसगढ़ कर सकता है तो त्रिपुरा भी कर सकता है, सिक्किम भी कर सकता है, या दूसरे स्टेट भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि भारत सरकार को जो लग रहा है वो केवल अपने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ध्यान में रखती है। उसके लिए प्रॉपर प्लेटफॉर्म बना हुआ है जिसे जेसीएम कहते हैं, जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी। जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी में जितने भी मतलब 50-60 जितने डिपार्टमेंट हैं सरकार में, उन सभी के डिपार्टमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। फिर उनमें से एक स्टैंडिंग कमेटी बनती है 12-13 लोगों की, और उनमें से 12-13 लोग जो स्टैंडिंग कमेटी के तौर पर चुन करके जाते हैं। एम्प्लॉयज के मुद्दों पर जब भी कोई बात होती है तो वो 12-13 लोगों के साथ भारत सरकार बात करती है। आंदोलन मैं करूं, आप करें, कोई और करे, तरीका उनका वही है, तो वो उस पर बातचीत करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जो लोग सोशल मीडिया पे चिल्ला रहे हैं, गा रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक है, आवाज़ तो उठ रही है, लेकिन डिस्कशन के लिए भारत सरकार तो उपयुक्त प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल करेगी ना। ऐसा तो है नहीं कि पेंशन पर आपकी समस्याओं को डिस्कस करने के लिए पाकिस्तान से किसी को बुला लें, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का क्या मुद्दा है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के मुद्दों को डील करने के लिए उनके स्टेट की बॉडी है। स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, स्टेट के गवर्नर साहब हैं, स्टेट के सेक्रेटरीज हैं, तो वो अपना डील करते हैं। ये दरअसल मेन मुद्दा है। वैसा ही हाल पे कमीशन में है। अब पे कमीशन में आप देख रहे होंगे कि 4-6 लोग हैं जो अलग अलग यूनियन के लोग जो मेन रोल रख रहे हैं, कर्मचारियों के मुद्दों को पे कमीशन तक पहुंचा रहे हैं। तो वो जो अपनी बात कर रहे हैं, आपके मन में क्या है? आप जहां मतलब आप हिंदुस्तान के किसी कोने में बैठे हैं, ना तो आप पे कमीशन के सामने अपनी डिमांड रख रहे हो, है ना ही आप उनके दायरे में आते हो। आप बस सोशल मीडिया हो या बाहर हो, कहीं भी चिल्लाते रहो। आप कुछ भी कह रहे हो तो उसका कंसर्न पे कमीशन से है नहीं ना। पे कमीशन तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के जो एसोसिएशन है उनके साथ वार्ता करेगा। अभी उन्होंने इसमें साफ साफ मेल कर दिया कि हम सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज हमारे परव्यू में नहीं आते, तो हम आपसे, जब हमारे परव्यू में ही नहीं है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो, तो हम आपकी मुद्दे को सुने कैसे, किस आधार पर सुने, किस आधार पर बात करें।
तो ये सारी समस्याएं हैं। हमसे जो बन पड़ता है, हमने लोगों को पहले अवेयर किया, पे कमीशन के गठन करवाने में काम किया, और हम एक जेन्युइन डिमांड के साथ उनके साथ बातचीत करते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमको 2 बार मौका मिला। हम 30 अप्रैल को गए, फिर अभी 7 अगस्त को भी गए हम। तो हमने उनके सामने बातचीत रखी, और इस बार गए तो मेंबर सेक्रेटरी साहब ने पहचान भी लिया, बोले आप तो पहले आए थे, अच्छा डिस्कशन हुआ था, हमें सारी चीजें याद है। तो फिर डिस्कशन, बोले अब तो टाइम वेस्ट होगा आपका भी मेरा भी, उन्हीं चीजों को दोबारा। तो हमने कहा नहीं, इस बार हम टीचर्स के इश्यूज को लेकर के आपके सामने आए हैं। पिछली बार हम सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के मुद्दों को लेकर के आए थे, जो कॉमन इश्यूज थे। इस बार हम टीचर्स के मुद्दों को लेकर के आए हुए हैं, तो उन पर सारा डिस्कशन हुआ। अब हम खुद एनपीएस में हैं, मुझे 18 साल नौकरी में हो गया। हम भी तो चाहते हैं कि हमें ओपीएस मिल जाए। बिल्कुल। ऐसा तो है नहीं कि हम नहीं चाहेंगे, हम भी चाहते हैं कि हमारी सैलरी 4 गुना हो जाए। सैलरी कम किसे, मतलब ज्यादा से ज्यादा सैलरी किसे अच्छी नहीं लगती, सभी को अच्छी लगती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब हम टेबल टॉक करने जाएं तो हमारे पास लॉजिकलेस चीजें हों। ऐसा तो नहीं कर सकते। वहां ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, और वो भी देश के चुनिंदा ब्यूरोक्रेट्स, जिन्हें पॉलिसी बनाने का 20-20, 25-25 साल का तजुर्बा है, जिन्हें देश की जीडीपी से लेकर के एक एक चीज का व्यावहारिक ज्ञान है। और उनके सामने बस हम केवल हंगामेबाजी करने थोड़ी जाएंगे। हम देश के चुने हुए लीडर्स के रिप्रेजेंटेशन को लेकर के जा रहे हैं, तो हमारे पास फैक्ट्स, हमारे पास डेटा, हमारे पास लॉजिकल्स, हमारे पास रेशनल्स, सारी चीजें होनी चाहिए। हम उन्हीं पर तो बात कर सकते हैं। एक मतलब 10 लोगों का, आईएएस लोगों का ग्रुप बैठा हुआ है वहां, आप तो ये तो नहीं कह सकते कि सर हम भूखे मरे जा रहे हैं, हम ये हुआ जा रहा है, तो उसका पूरा फोरम अलग है ना। हम ये बताएंगे कि ये सैलरीज आज के समय पर उपयुक्त नहीं है, और इसमें ऐसे ऐसे तब्दीली करके इसको ऐसे ठीक किया जा सकता है। वो हमारा एक सजेशन होता है। हमारे जैसे सजेशन देने वाले भी सैकड़ों लोग हैं वहां। तो उन सबके सजेशन सुनने के बाद सरकार या वो जो सिस्टम है, वो अपनी आइडियोलॉजी लगा करके कुछ न कुछ नया इजाद करती है। ये उनका तरीका है। बिल्कुल। अब इसमें जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम की जैसे बात आती है, तो आधे लोगों को मुझे लगता है यही अंतर ही नहीं पता होगा कि एनपीएस में क्या फायदे मिल रहे हैं, यूपीएस में क्या फायदे मिल रहे हैं, और ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या क्या बेनिफिट्स मिलते थे जो अभी कई सारे कर्मचारियों को मिल रहे हैं। ऐसा भी कुछ नहीं है। बिल्कुल, देखिए हर मामले में ओल्ड पेंशन स्कीम भी बढ़िया नहीं है। जो ये समझ रहे हैं कि ओपीएस ओपीएस ओपीएस, ये उनकी नादानी है। अब देखिए छत्तीसगढ़ सरकार में, आप इसको एग्जाम्पल से समझिए कि एनपीएस और ओपीएस की वजह से जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स में है। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स में वैसे ही नौकरी में आने की जो उम्र है वो काफी ज्यादा होती है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में 27 साल के बाद कोई आ नहीं सकता नौकरी में। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 30 या 32 तक आ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप 32 साल में नौकरी में आएंगे तो भी आपको 28 साल नौकरी करने को मिलेगा। मतलब एक लंबी नौकरी हो जाएगी आपकी। जबकि स्टेट गवर्नमेंट में क्या है कि उत्तर प्रदेश ने 40 साल तक सभी के लिए ओपन कर रखा है, और अगर टीचर बनना है तो बिफोर रिटायरमेंट तक आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब आप 59 ईयर्स के भी हैं, अभी तो कुछ साल पहले तक तो ऐसे ही ओपन था, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब होता क्या है कि अलग अलग स्टेट में 50% पेंशन के लिए अलग अलग क्राइटेरिया हैं। छत्तीसगढ़ में 33 साल की नौकरी चाहिए। अब वहाँ छत्तीसगढ़ सरकार ने ओपीएस बहाल कर दी, लेकिन 33 साल की उनकी रेगुलर सेवाएं हो ही नहीं रही, ओपीएस कहाँ से मिलेगी? वो लोग 15-15 साल में रिटायर हो रहे हैं, तो उनको तो 33 साल के मुकाबले वहां 25% भी पेंशन नहीं मिलेगी। अब वो कह रहे हैं कि इससे तो बढ़िया हमें एनपीएस ही थी। तो ये भी एक समस्या है। अगर दूसरी बात है, अगर सरकार पेंशन देने की गारंटी देती है तो सरकार सेवाओं की भी तो गारंटी लेगी कि आप इतने साल करोगे तो हम इतनी से आपको पेंशन देंगे। तो अलग अलग स्टेट में, जैसे राजस्थान में 28 साल सर्विस थी कंपलसरी, उन्होंने 25 साल किया। अभी भी पंजाब में 28 साल है या 25 साल है। तो अलग अलग स्टेट्स में फुल पेंशन देने के लिए अलग अलग वर्षों की सेवाएं निर्धारित हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में कम था, सेंट्रल गवर्नमेंट में पहले 20 ही साल था, फिर बाद में उसको 10 ही साल कर दिया कि जो लोग क्वालिफाई करके अगर रिटायर होते हैं तो उनको पेंशन पूरी देंगे हम। तो अब सरकार ने फिर उसी 25 साल वाले फार्मूले पे चली गई। तो कोई ना कोई तो पेंशन देने का फार्मूला बनाएंगे। हम सबको ओपीएस चाहिए, हमें भी ओपीएस चाहिए, हमारे आने वाली पीढ़ी है उसको भी ओपीएस चाहिए। लेकिन ओपीएस का मतलब केवल ओल्ड पेंशन स्कीम शब्द नहीं है। ओपीएस का मतलब है कि काम के बदले पेंशन की गारंटी, सेवाओं के बदले पेंशन की गारंटी और कर्मचारी के अंशदान की सुरक्षा, ये है उसका मतलब। हम वो चाहे एनपीएस में दे दे सरकार, वो चाहे यूपीएस के नाम दे दे, और वो चाहे कुछ और नाम दे दे, हमें उससे लेना देना नहीं।
तो आपने अभी जो 6 सितंबर को जो सम्मेलन बुलाया है, उसमें क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं? ओपीएस बहाली तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए उसमें। हाँ, इसके अलावा कौन-कौन से मुद्दे शामिल ये होंगे 6 उसमें? सितंबर को हम देश भर से कर्मचारी नेताओं को बुला रहे हैं। हुँ, ये 6 सितंबर को जो हमारा होगा, उसे हमने कर्मचारी नेताओं की महापंचायत कहा है। अच्छा। और इसमें तकरीबन 250-300 नेता पूरे देश से आ रहे हैं, हुँ, शिरकत करेंगे इसमें। और इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुद्दे हैं, हुँ, तो पहला तो हमारा पेंशन वाला ही है, हुँ, ओल्ड पेंशन स्कीम कैसे रिस्टोर हो, हुँ, है ना? सरकार कहाँ तक पहुँची है, हम कहाँ तक पहुँचे हैं और आगे क्या-क्या होने की संभावना है, क्या-क्या हम करवा सकते हैं हुँ, और कैसे करवा सकते हैं, हुँ, एक साझी रणनीति बनाने के लिए। हुँ, दूसरा मुद्दा एक और है कि जो पे एनोमलीज़ हैं, हुँ, जैसे सेंट्रल ऑटोनोमस में कुछ रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हैं, लेकिन सेंट्रल ऑटोनोमस में वही चीज़ फॉलो नहीं होती है। यूनियन टेरिटरीज़ में फॉलो नहीं हो पाती है या देर से फॉलो होती है। तो मतलब चाहे केंद्र सरकार का कर्मचारी हो, चाहे राज्य सरकार का कर्मचारी हो हुँ, और चाहे केंद्र शासित प्रदेश का कर्मचारी हो और चाहे सेंट्रल या स्टेट ऑटोनोमस बोर्ड का कर्मचारी हो, बॉडीज़ का कर्मचारी हो। हमारा ये कहना है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत तभी बनेगा जब इन सब के सैलरी स्ट्रक्चर में एक जैसी समानता होगी। बिल्कुल। तो वो भी एक बड़ा मुद्दा है। हुँ, एक और मुद्दा है जो अनिवार्य टेट शुरू किया है भारत मतलब जो है एक सुप्रीम कोर्ट के हुँ, फैसले के बाद ये कहा गया है कि जिनकी नौकरियाँ जिन शिक्षकों की नौकरियाँ अभी 5 साल से ज़्यादा बाकी है रिटायरमेंट में, हुँ, उन सबको टेट क्वालीफाई करना पड़ेगा अगर उन्होंने नहीं किया है तो। हुँ, तो ये भी एक मुद्दा है। 20-20 साल हमारे शिक्षकों ने मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जनजातीय इलाकों में और जंगलों में उन स्कूलों को चलाया, हुँ, जिनके ताले भी खोलने वाले लोग नहीं थे। नहीं थे, बिल्कुल। 20 साल उन्होंने उन स्कूलों में अपनी सेवाएँ दी हुँ, और 2-2 हज़ार रुपए पर, 15-1500 रुपए पर उन्होंने 20-20 साल गुज़ारे। हुँ, और 20 साल के बाद उन्हें रेगुलर नौकरी शिक्षकों की मिली है। हुँ, तो आप अब ये बंदिश लगा कर के आप कह रहे हो कि योग्यता का पैमाना केवल और केवल सीटेट या स्टेट टेट है। हुँ, तो ये गलत है। अगर योग्यता का पैमाना आज सीटेट या टेट हो गया है, हुँ, तो 15-20 साल से वो जो उन बच्चों को पढ़ा रहे थे, वो जो बच्चे जाकर के आज कोई आईएएस बन गया, कोई आईपीएस बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, तो वो योग्य कैसे हो गए? हुँ, फिर वो सफल कैसे हो गए? तो बिल्कुल। क्या आप पहले अयोग्य शिक्षकों के द्वारा जो अच्छी जगहों पर पहुँचे, क्या उनकी नौकरी पहले छीनने की कैपेसिटी रखते हो? हुँ, अगर आप उनकी छीन सकते हो, तो पहले उनकी छीनो, फिर इनकी भी छीन लो, हुँ, तब हम तैयार हैं। अयोग्य शिक्षक किसी अयोग्य व्यक्ति को क्या योग्य बना सकता है? नहीं बना बिल्कुल सकता नहीं, है। योग्य व्यक्ति ही बना सकता है बिल्कुल। और तभी उसने बनाया है। हुँ, तो ऐसी ये जो कुप्रथाएँ हैं या मतलब बीच में जो ऐसे नॉर्म्स ले आए हैं, हुँ, इनका हम विरोध करेंगे। इस तरह के कुछ और भी अगर कुछ ऐसे हुँ, मुद्दे हो सकते हैं, जिन पर लेकर के हम एक साझी रणनीति हुँ, तैयार करेंगे 6 सितंबर को। और आपके माध्यम से भी दैनिक जागरण के माध्यम से भी हम पूरे देश के कर्मचारी नेताओं से अपील करते हैं कि आप 6 सितंबर को नई दिल्ली आइए। सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक हमारी मीटिंग चलेगी और उस मीटिंग में एक हम साझी रणनीति बनाएँगे, साझा मंच बनाएँगे, जो भी ज़रूरी पड़ेगा, हुँ, हम सबके साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन कर्मचारियों के मुद्दे हल होने चाहिए। ठीक। अ, मंजीत जी, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। जैसे अभी पिछले दिनों एक मुद्दा जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में आया, हुँ, टर्म ऑफ रेफरेंसेस का। जी, बताया गया कि कर्मचारियों जो पेंशनर्स हैं, उन्होंने एक माँग उठाई है कि हुँ, टर्म ऑफ रेफरेंसेस में बदलाव किए जाएँ। जी। बेसिकली उन्होंने एक शब्द का टर्म ऑफ रेफरेंस में सरकार ने 8वें वेतन आयोग ने इस्तेमाल किया है, अनफंडेड कॉस्ट, कॉस्ट अनफंडेड और फंडेड कॉस्ट फंडेड बिल्कुल, कॉस्ट। जी। सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि फंडेड कॉस्ट और अनफंडेड कॉस्ट क्या है और इसका मुद्दा पेंशनर्स क्यों उठा रहे हैं? जी। दूसरी चीज़ कि क्या ये पॉसिबल है कि टर्म ऑफ रेफरेंसेस में बदलाव हो सकते हैं? क्या ऐसा पहले कभी हो चुका है? नहीं देखिए अंकित जी संगठनों की भी अपनी एक मोनोपोली होती है। हुँ, भारत में एक परंपरा है और वो परंपरा है सेंसिटाइज़ेशन की। हुँ, हम जानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। हम मानते भी हैं, हुँ, लेकिन पब्लिक के सामने नहीं बोलते हैं, हुँ, क्योंकि पब्लिक के सामने अगर बोलेंगे तो पब्लिक गालियाँ देगी। बिल्कुल। समझ रहे हैं? हुँ, तो वही हाल टर्म ऑफ रेफरेंसेस का है। तो नेता भी जानते हैं अगर आपके टर्म ऑफ रेफरेंसेस नवंबर में नहीं मंजूर हुए, हुँ, अप्रैल तक मंजूर नहीं हुए, अब हुँ, तो पे कमीशन अपनी 70-75% मीटिंग्स कर चुका है। 10 महीने बीत चुके हैं। हाँ, 10 महीने बीत चुके हैं, हुँ, साल भर होने वाला है। अब आप कह रहे हो कि टर्म ऑफ रेफरेंसेस बदल जाएँगे। हुँ, तो अगर जनता को सेंसिटाइज़ करके जनता को मतलब आप वोट बैंक की तरह यूज़ करना है एम्प्लॉइज़ को, तो आप करते रहिए, हुँ, हमारा ये काम नहीं है। हम अपने
जब तक हमारा विवेक काम करता है, जब तक दिमाग काम कर रहा है, हम चीज़ों को उसके नज़रिए से देखते हैं। हम डेटा के आधार पर देखते हैं, फैक्ट्स के आधार पर देखते हैं, डेटा फैक्ट्स के आधार पर अपनी बात को रखते हैं। और जब संगठन ये जान रहे हैं कि अब टर्म ऑफ रेफरेंसेस में बदलाव नहीं हो सकते, और बीच में पे कमीशन ने इसको स्पष्ट कर दिया था कि अब ये फाइनल हो गए हैं टर्म ऑफ रेफरेंसेस, और बाकायदा भारत सरकार की तरफ से मीडिया में भी चला गया, सारी चीज़ें खत्म हो गई। अब आप कहोगे टर्म ऑफ रेफरेंसेस हम बदलवाएंगे, तो ये गुमराह करने वाली बात है, कर्मचारियों को सेंसिटाइज करने की केवल बात है। वो बदलेगा नहीं, तो बदलवा ही सकते थे तो पहले भी तो आप ही थे, बिल्कुल पहले ही करा लेते। अब 10 महीने बाद उसको क्या बदलवा, तभी समझ में आ जाना चाहिए जब पहले ही शब्द आपने देखा था जी। फिर रही बात फंडेड और अनफंडेड कॉस्ट की, तो देखिए अगर आप 2 साल पहले चलोगे तो लोकसभा में एक बिल आया था और उसको फाइनेंस बिल कहा गया था। उसमें ये लिखा गया था कि पर्टिकुलर डेट से पहले और उस डेट के बाद के जो रिटायरीज होंगे उनमें एक विभेद स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो विभेद स्थापित करने का मतलब क्या है कि जब यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई थी, आप समझिएगा यूनिफाइड क्या है, एक फंड बेस्ड पेंशन पॉलिसी है। मतलब उसमें एम्प्लॉय का 10% कटता है, क्योंकि वो एनपीएस के ही अंडर में है। 10% एम्प्लॉय का कटता है और 14% एनपीएस में सरकार डालती है। अगर वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेता है तो सरकार 14% की बजाय 18.5% डालती है। ठीक है, तो ये हो गई कि फंडेड पॉलिसी, फंडेड कॉस्ट। और गैर फंडेड मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम, अच्छा, जिसमें लोग अपनी पेंशन के लिए अपनी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं जमा करते हैं, ये अनफंडेड है। तो उसमें स्पष्ट तौर पर पे कमीशन ने ये कहा था कि उसको ये मतलब दिशा निर्देश दिए गए थे कि ये देखना होगा कि फंडेड पर कितनी कॉस्टिंग आती है, जो फंडेड स्कीम है, और जो नॉन फंडेड स्कीम है, अनफंडेड स्कीम है, उस पर क्या कॉस्टिंग आएगी। तो ये मसला है। अब उसमें एक सवाल ये उठता है कि जो लोग 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हो गए और वो एनपीएस के तहत रिटायर हुए, भले ही उन्होंने यूपीएस ले लिया हो, तो उनकी एक बार जो बेसिक सैलरी फिक्स हो गई, उसी के आधार पर भले ही अगला पे कमीशन अगले ही दिन आ रहा है, 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, उनके मामले में जो पेंशन बनेगी या जो पे आउट बनेगा उसको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से या फिटमेंट फैक्टर से बेनिफिट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इस पर संशय है। अच्छा, ये सबसे बड़ा सवाल है, उसको लोग समझने को तैयार नहीं है। सपोज दैट कि 20 साल की नौकरी के बाद मैं 2025 में रिटायर हो गया, दिसंबर 2025 में रिटायर हो गया, और मेरी बेसिक सैलरी थी 1 लाख रुपए। मैंने एनपीएस में से कोई पैसा नहीं निकाला, मैंने सारा का सारा सरकार को दे दिया। मैंने केवल लमसम अमाउंट लिया, जो लास्ट बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय सर्विस लेंथ ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय 2, मान लीजिए वो 4-5 लाख रुपए बना और वो हमको दे दिया गया। अब जो एनपीएस में सपोज दैट 50 लाख रुपए जमा थे, 50 लाख का मतलब उसमें मोटा मोटा 20 लाख एम्प्लॉय का और 30 लाख गवर्नमेंट का। तो सरकार ये कहती है कि अगर आपने ये सारा पैसा छोड़ दिया, अगर सरकार को दे दिया, तो 20 साल की नौकरी का मतलब 40% पेंशन, यानी 1 लाख रुपए का कितना 40%, यानी 40,000 रुपए प्लस डियरनेस अलाउंस। सपोज दैट डियरनेस अलाउंस 60% है उस समय जब हम रिटायर हुए, तो 60% का मतलब 24,000 रुपए और जोड़ दीजिए, तो 40,000 प्लस 24,000 यानी कि 64,000 रुपए पे आउट बना। क्लियर? अब क्या हुआ, हमने 64,000 रुपए पे आउट या पेंशन लेना शुरू कर दिया। जनवरी 2026 में पहली पेंशन मिली 64,000 रुपए की, फरवरी मिली, मार्च मिली, ऐसे करते करते हम सपोज दैट कि हम 2028 में पहुंचे, और तब तक उन्होंने क्या किया, बैक डेट से यानी 1 जनवरी 2026 से पे कमीशन लागू कर दिया। सपोज दैट उन्होंने फिटमेंट फैक्टर दे दिया 2 कैलकुलेशन के लिए, तो जब कैलकुलेशन के लिए उन्होंने फिटमेंट फैक्टर 2 दे दिया, तो अगर मैं ओपीएस में होता तो वो जो 40,000 रुपए हमें बना था बेसिक, वो 80,000 हो जाती। अब यहां पर वो लागू करेंगे या नहीं करेंगे, ये एक सवाल है, क्योंकि अगर यहां पर लागू करते हैं तो हमारी पेंशन जो 40,000 से बढ़ करके कितनी हो जानी चाहिए, 80,000, और प्लस 60% डियरनेस अलाउंस यानी 48,000 रुपए और, समझ गए? तो 80-90 हजार के आसपास, नहीं ज्यादा हो गया, 80,000 तो सीधा सीधा वहां हो गया, फिर 60% ये भी हो गया, 48,000 रुपए के आसपास।
तो आप देखिए कि 80 और 48 से 1,28,000 के करीब करीब हाँ, 1,00,000 हाँ 40 ये डबल हुआ, फिर 48 68 से 1,28,000 पहुंच जाएगा। 1,28,000 रुपए। तो वो सरकार करेगी कि नहीं करेगी, ये क्वेश्चन है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि फंडेड पॉलिसी पर कितना कॉस्टिंग आएगी, अनफंडेड पर कितना आएगी। इसका मतलब साफ है, सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम वाले लोगों को पे कमीशन के दायरे से बाहर रखना चाहती है। लड़ाई इस बात की होनी चाहिए कि जब आपने उनको गारंटीड पेंशन दे दिया और पे कमीशन उसके बाद आया है, और अगर वो जिंदा है तो उसे पे कमीशन का लाभ मिलना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। और यही फंडेड कॉस्ट और अनफंडेड कॉस्ट को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा, बिल्कुल यही सबसे बड़ा, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। जो भी सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए अभी फिटमेंट फैक्टर और जी बिल्कुल जी। मजीद जी, मैं वापस से 8 पे कमीशन कुछ चीज़ों बात करते हैं अभी। जैसे कि 10 महीने ऑलमोस्ट बीत चुके हैं और अभी 8वें वेतन आयोग में इसकी हलचल समझ में नहीं आ रही कि कहाँ तक पहुँचा काम, क्या हुआ, कि लगातार अभी भी मीटिंग्स ही चल रही हैं, क्योंकि अभी हम अगस्त लास्ट में खड़े हैं और इसी के आखिरी में और सितंबर के पहले ही दिन जयपुर में मीटिंग होनी है जी। तो अभी कौन सा दौर शुरू है ये मीटिंग्स का, क्योंकि हम तो दौर तो इसको मेरे ख्याल से पे कमीशन तो इसको 3.0 कहता है। मतलब 3rd स्टेज शुरू हुई है उसकी। अब उनके पास कितनी स्टेजेज हैं ये तो हमको नहीं पता, वो सब कॉन्फिडेंशियल है उनका, ना ही वो बताते हैं। लेकिन अगर मैं देखूं तो हमें ये लगता है कि मीटिंग अपने अंतिम पड़ाव की तरफ है, क्योंकि इसके बाद देखिए या तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स बचेंगे और या फिर जैसे दमन दीव, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, तो मुझे लगता है कि वहां तक तो नहीं जाते होंगे, भले ही एक आध शहरों में कहीं जाते हो। नॉर्थ ईस्ट में भी मुझे नहीं लगता कि वहाँ 7 सिस्टर्स स्टेट्स हैं तो सातों जगह जाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता कि, लेकिन हाँ 1-2 जगह तो वो जाएंगे। हाँ, जो हब होंगे जैसे गुवाहाटी है या गैंगटोक है या ईटानगर है, इन जगहों पर मुझे लग रहा है कि इन जगहों पर पे कमीशन विजिट कर सकता है, मीटिंग्स कर सकता है। तो फिर भी मान के चलिए 75% तो हम मीटिंग्स कर चुके हैं। हाँ, 25% मीटिंग्स बची हैं, तो सितंबर तक तो देख ही रहे हैं कि उनका शेड्यूल, सितंबर तक का शेड्यूल पहले से ही है। तो अब मुझे लग रहा है 1-आध महीने और खिंच सकता है, अक्टूबर तक खिंच सकता है। तो क्या लगता है आपको, मतलब रिपोर्ट कब तक आ सकती है? देखिए, हम तो डिमांड कर सकते हैं, लगने का तो अलग ही मुद्दा है। हम डिमांड कर सकते हैं कि भाई हम पे कमीशन से यही गुजारिश बार बार कर भी रहे हैं कि पे कमीशन की रिपोर्ट को एनी हाउ जनवरी-फरवरी में सबमिट कर दीजिए, ताकि जो बजट वर्ष आए, जब बजट का मतलब हाँ 1 फरवरी का जब बजट आए भारत सरकार का, तो उस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी अपने मुंह से ऐलान करें इस बात का कि कर्मचारियों को कुछ बेहतर देने जा रही हैं और कर्मचारियों की जो उम्मीदें हैं वो पूरी हों। मंजीत जी, जैसे इसमें अभी कुछ अलाउंसेस को लेकर बहुत समस्याएं आ रही हैं, लोगों के बीच बड़ा कंफ्यूजन है, एचआरए को लेकर है, ट्रैवल अलाउंस को लेकर है, और भी तमाम सारे। क्या लगता है कि इसमें क्या क्या नहीं, रिवाइज सारी चीजें होंगी अंकित जी, ऐसा कुछ नहीं है कि रिवाइज ना हो। पे कमीशन बना इसलिए है, हर बार रिवाइज हुआ है, तो ऐसा नहीं कि इस बार रिवाइज नहीं होगा, चीजें बदलेंगी और पहले से खराब नहीं होंगी ये भी तय है, पहले से बेहतर ही होंगी। भाई पे कमीशन में जो काम कर रहे हैं वो भी तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, तो वो कुछ ऐसा थोड़ी करेंगे कि अपना नुकसान कर लें, कुछ बेहतर ही करेंगे। इम्पोर्टेंट ये है कि कौन बेहतर आइडिया उनको देता है। हाँ, करेंगे लॉजिकली ही, क्योंकि रिपोर्ट जब सौंपी जाएगी उसके बाद सारा वो बैठक होगी, देन इसके बाद सब देखा जाएगा क्या। रिपोर्ट सबमिट करने के बाद तो पाला सरकार के पाले में चली जाती। देखिए, पिछली बार मैं आपको बताऊं कि पिछली बार पे कमीशन का गठन 1-1.5 साल पहले ही कर दिया गया था, मतलब ड्यू डेट से 1-1.5 साल पहले, और ड्यू डेट पर रिपोर्ट सबमिट हो चुकी थी और 6 महीने लगा दिए थे सरकार ने उसको मंजूरी देने में। 6 महीने बाद मंजूरी मिली और एरियर मिलते मिलते 1.5 साल हो गया था करीब करीब। वेतन मिलने लगे थे लेकिन एरियर 1-1.5 साल के बाद मिला था। तो इस बार भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि इतना लेट नहीं होना चाहिए। एरियर एकमुश्त मिला था? हाँ, एरियर एकमुश्त मिला था। तो मजीद जी, जैसे मैं अभी फैमिली यूनिट पर बात करता हूँ, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में कह दिया था कि भाई परिवार जो है, आपके पेरेंट्स जो है आपका हिस्सा है, लेकिन अभी तक जो हम फैमिली यूनिट बार बार काउंट करते आ रहे हैं वो लगभग 3 फैमिली यूनिट ही काउंट होती है, मतलब हस्बैंड, वाइफ, 2 बच्चे। अब मांग है कि 5 करने की। क्या लगता है कि इस पे अभी जो आपकी भी जो महासम्मेलन है आपका, उसमें इन सब चीजों पर चर्चा होने वाली है? जी,
देखिए हमारी सबसे बड़ी डिमांड यही है कि फैमिली यूनिट को 5 कंसीडर किया जाए हम्म, और 5 कंसीडर करने से ऑटोमेटिकली मैं बार-बार बोलता आया हूँ हम्म, कि अगर सरकार लाभ नहीं भी देना चाहती है तो केवल फैमिली यूनिट को बढ़ाने से 66% का बेनिफिट होगा, हम्म, है ना? तो इस बात की तो हम लगातार डिमांड करते आए हैं और उसकी वजह भी उसके पीछे एक वजह भी है क्योंकि हर घर में पेरेंट्स जो बुज़ुर्ग पेरेंट्स हैं, वो डिपेंडेंट्स होते जा रहे हैं। हमारा देश अब युवाओं के देश की बजाय बुज़ुर्गों बुजुर्गों का के देश। देश की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि बुज़ुर्गों का ख़्याल रखने के लिए, माता-पिता का ख़्याल रखने के लिए और ये जो परिवार सिस्टम है, इसको बचाए रखने के लिए, बिल्कुल। है ना? क्योंकि रिश्ते-नाते भी तभी बढ़िया चल पाते हैं जब हम्म, हाथ में पैसा होता है। हम्म, ये इकोनॉमिक वर्ल्ड है मतलब पैसे की दुनिया है, हम्म, तो बिना पैसे के तो गुज़ारा है नहीं ना किसी चीज़ का। हम्म, बुढ़ापे में इलाज चाहिए, पैसा हम्म, अच्छा पैसा चाहिए, हम्म, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पैसे से ही मतलब पूरी की जा सकती हम्म, हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि फैमिली यूनिट्स के रूप में माता-पिता को शामिल किया जाए और उसी हम्म। हिसाब से सैलरी स्ट्रक्चर बनाया जाए। अजय जी, एक आखिरी सवाल लेता हूँ आपसे मैं कि डी कब से बढ़ सकता है? आमतौर पर तो अक्टूबर में बढ़ता है हम्म, और रक्षाबंधन है तो हम तो कहेंगे सरकार से कि अगस्त में ही रिलीज़ कर दो। क्योंकि 6 भई महीने ओणम देखिए ओणम होता है तो सैलरी ओणम में जब भी ओणम का फेस्टिवल आता से है, पहले उससे पहले सैलरी आ रिलीज़ कर जाती देते है। हैं, 10-15 दिन पहले रिलीज़ कर हम्म, देते हैं। इसी महीने ओणम रहता है, रक्षाबंधन के आस-पास ही होता है। हम्म, तो जब ऐसा किया जा सकता है, हम्म, तो 1 आध महीने पहले डियरनेस अलाउंस का भी तोहफ़ा दिया जा सकता है। हम्म। लेकिन आम तौर पर सितंबर या अक्टूबर में सरकार डियरनेस अलाउंस अच्छा, इसी में एक सवाल मैं और जोड़ना चाहता हूँ कि जैसे डीए मर्जर की बात चल रही है अभी, हुँ, हुँ। और कोविड के दौरान का जो भी डीए फ्रीज है उस पर भी कोई चर्चा या कुछ ऐसा आपको लगता है कि सरकार दे सकती है? मैंने तो देखिए इस मसले पर जेसीएम ने, एआईआरएफ ने, एनएफआईआर ने 18 महीने के डीए के एरियर की डिमांड बहुत बार की, एआईडीएफ ने की, कई सारे संगठनों ने, बड़े-बड़े मतलब रिनाउंड संगठनों ने की। हम लोग तो नए हैं इस फील्ड में, उन्होंने की। अब 18 महीने के डीए का एरियर करने के बाद 4 साल से ऊपर हो गया है। अभी भी लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। अच्छा वो बीच-बीच में लेटर भी लिख देते हैं संगठन, देखो हम वो उनकी उम्मीद मरने नहीं देते। क्योंकि उनका काम है जब तक सेंसिटाइज करते रहोगे तब तक पब्लिक जुड़ी रहेगी, ये चक्कर है। वरना वो मुद्दा कब का दफन हो चुका है, उसमें लोकसभा में, राज्यसभा में कई बार सरकार बोल चुकी है। हमने इस बार जो पे कमीशन को जो अपनी जो दी थी, अपने सुझाव दिए थे, उसमें ये कहा था कि कर्मचारियों का 18 महीने का जो डीए का जो एरियर है, वो नहीं मिला, चलो ठीक है, हमने उस समय हमें सैलरी मिलती रही, ये भी एक बड़ी अच्छी बात थी कि कर्मचारियों की सैलरी मिलती रही उनको। और तमाम प्राइवेट सेक्टर के लोगों की तो नौकरियां चली गई, तो उस लिहाज से सरकारी कर्मचारी कई गुना बेहतर थे। लेकिन उसको बेनिफिट फिटमेंट फैक्टर में कुछ इजाफा करके दे दिया जाए, तो लोगों को एक ही साथ वो लाभ मिल जाएगा। जहां फिटमेंट फैक्टर अगर 3.83 होने को था, तो वहां 3.93 किया जा सकता है, कम से कम 0.1 का बेनिफिट वहां पर दिया जा सकता है। अजय जी, जैसे आपने संगठनों की बात करी, इसी में एक छोटा सवाल मैं जोड़ना चाहूंगा कि अभी पिछले दिनों एक खबर चल रही थी शिव गोपाल मिश्रा जी की, जो जेसीएम के जनरल सेक्रेटरी हैं। उनकी खबर थी कि उनका कहना बेसिकली ये है कि कर्मचारियों की सभी मांगे पूरी हो चुकी है। क्या वो कर्मचारी नहीं है ना, तो वो कैसे कह सकते हैं? मैं एग्जैक्टली वही नहीं, वो तो रिटायरी है, वो रिटायरी है। देखिए वो कैसे कह सकते हैं? नहीं, मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है? क्या नहीं, मतलब क्या अंदर की बातों को ज्यादा पता है? नहीं, मुझे नहीं पता उन्होंने किस मामले में कहा, लेकिन उड़ते-उड़ते मैंने वो न्यूज़ देखी थी, तो मैंने उसको ट्विटर पे डाला भी था, जिसमें उन्होंने कहा कर्मचारियों की मांगे लगभग सभी पूरी। तो मैंने उसमें ये कहा भी था, जाके पावना फटी बेवाई सोका जाने पीर पर आई। उन्हें दर्द का एहसास कैसे होगा? अगर आज मुझे वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना पड़ता, 20 साल की नौकरी, मुझे 18 साल हो गया, 2 साल के बाद अगर एक ब्यूरोक्रेट ले रहा है, आज भी ले रहा है। जब हमने फरवरी में माननीय जितेंद्र सिंह साहब के साथ बैठे थे, हमारा डेलीगेशन जब उनके साथ मुलाकात कर रहा था, उन्होंने खुद बोला कि हमारे यहाँ से हर महीने 3-4 लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हैं, है ना? तो भाई वो ले रहे हैं, तो जब आपने 2004 में एनपीएस ले आए, तो 2004 से वॉलंटरी रिटायरमेंट सबका बंद कर दिए होते ना, उनको आज तक क्यों देते आ रहे हो आप? 22 साल हो गया उनको देते हुए, बंद करनी थी तो सबकी बंद कर देते, उनको अभी भी दे रहे हो। हमारा आदमी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ले 2004 या 4 के बाद वाला, तो आप कह रहे हो कि वो 60 साल की उम्र तक इंतजार करना पड़ेगा। अगर वो डॉक्टर है तो 65 साल तक इंतजार करेगा, है ना? तो ये मतलब जो है, ये तो शोषण हो गया ना, ये मतलब दोनों के बीच भेदभाव हो गया।
तो वो हम कैसे चुप बैठ जाएंगे? हम तो नहीं चुप बैठेंगे। जब तक वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन देने का सरकार व्यवस्था नहीं करती, हम तो विरोध करते रहेंगे, कर रहे हैं। हम सीधी सी बात है, वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन की शुरुआत और कर्मचारी अंशदान की वापसी, यही तो हमारी डिमांड है। तो हम तो चुप नहीं बैठेंगे। अब उन्होंने कैसे कह दिया या क्या कह, हो सकता है कई बार कहना कुछ और चाह रहे हो, न्यूज में कुछ और आ जाता है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन हमारी डिमांड तो हम बताएंगे ना, हमारी जरूरतें पूरी हुई कि नहीं, कर्मचारी ही हाँ कर्मचारी बताएगा, रिटायरी थोड़ी बताएगा। खैर मंजीत जी, ये तमाम सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि आपने तमाम सारी चीज़ें जो बहुत ज़रूरी थी, जैसे कि फिटमेंट फैक्टर हो गया, ये फंडेड कॉस्ट, अनफंडेड कॉस्ट, ये मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक ये रहा और ये समझना लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। खैर बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत जी। थैंक यू। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही तमाम सारी वीडियो देखने के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।